So just come to page number 10.11 in which you will study for the appraisal of the development strategies. Okay. तीनों कंट्रीज के डेवलपमेंट पाथ लगभग सेम थे, लेकिन हर एक देश जो है अलग अलग फेज से गुजरा। रिफॉर्म्स चाइना में इनिशिएट किए गए थे 1978 में, पाकिस्तान में 1988 में और इंडिया में 1991 में। हालांकि चाइना ने 1978 में रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया। क्या है रिफॉर्म्स? कौन से रिफॉर्म्स की बात कर रही हूँ मैं? नहीं, रिफॉर्म्स 1978 में इनिशिएट किए। कौन से रिफॉर्म्स की बात कर रही हूँ? प्राइवेटाइजेशन ना, यानी कि वही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एनईपी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो हमारे यहाँ 1991 में हुआ, पाकिस्तान में 1988 में हुआ और चाइना में 1978 में हुआ। वो रिफॉर्म्स 1978 में इनिशिएट हुए। हालांकि चाइना के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था वर्ल्ड बैंक की तरफ से, आईएमएफ की तरफ से, क्योंकि उनकी हालात ऐसे नहीं थे ना, और हमारे ऊपर तो बहुत जबरदस्त प्रेशर था। कई बार मैं इस बात को बता चुकी हूँ क्लास में। तो उनके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं था, क्योंकि लेकिन उनकी अपनी समझ थी ये, और उनका कुछ इंटरनल मैटर्स की वजह से उन्होंने 1978 में भी नहीं रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि माओइस्ट गवर्नमेंट हमारे यहाँ और रहे ना। तो माओइस्ट गवर्नमेंट को कंप्लीटली खत्म करने के लिए उन्होंने 1978 में ही रिफॉर्म्स को इनिशिएट कर दिया। प्री रिफॉर्म्स पीरियड में क्या था? देयर हैड बीन मैसिव एक्सटेंशन ऑफ बेसिक हेल्थ सर्विसेज इन द रूरल एरियाज। यहाँ पर जो है प्री रिफॉर्म पीरियड से पहले की बात है। यहाँ पर बेसिक हेल्थ सर्विसेज मैसिव स्केल पर दी गई। कम्यून सिस्टम जो उन्होंने फॉलो किया था, उससे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स हुआ, यानी कि सभी लोगों को अनाज मिला, ऐसा नहीं हो कि कोई लोग भूखे रहे। और डिस्पाइट एक्सटेंसिव लैंड रिफॉर्म्स, कलेक्टिवाइजेशन, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये जितने भी सब ये काम करेगा, जीएलएफ या फिर ग्रेट प्रोलेटेरियन या फिर कम्यून सिस्टम, उसके बावजूद भी ग्रेन का आउटपुट सेम रहा 1978 में जितना 1950s में था। चाइनीज ने पहले ही ये जांच लिया था, भैया ये रिफॉर्म्स जो हमने 1949 में जो हमने पॉलिसी शुरू की है, जिसमें कि एक्सटेंसिव रोल गवर्नमेंट को दिया गया है, ये ज्यादा समय तक अच्छा नहीं रहेगा। तो उन्होंने बहुत समय रहते ये सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए, एलपीजी वाले। ओके, तो तब उस समय की सरकार जो है नहीं चाहती, इतनी स्लो पेस ऑफ इकोनॉमी से सेटिस्फाइड नहीं थी, तो उन्होंने उस सबको चेंज कर दिया। और यहाँ पर माओइस्ट गवर्नमेंट ने अपना जो है वो उसको कंट्रोल करने के लिए सक्षम नहीं है, इसलिए उन्होंने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए 1978। अब यहाँ पर जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस है उससे क्या क्या ग्रोथ हुई? ईच रिफॉर्म वाज इम्प्लीमेंटेड एट अ स्मॉलर लेवल एंड देन एक्सटेंडेड। यहाँ पर देखिए पोस्ट रिफॉर्म में क्या क्या हुआ। First of all, each reform was introduced at a smaller level. अब जो भी इन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये सब कुछ भी करा, पहले छोटे लेवल पर देखते थे। ये ऐसा नहीं कि पूरे देश में एक साथ लागू कर दिया। जैसे पहले कुछ कमोडिटीज पर इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस हटाए, लेकिन इन्होंने खुद से किया था, प्रेशर तो कोई था नहीं, हमें तो एकदम से करना पड़ा सब कुछ, क्योंकि वहां पर प्रेशर था, हमें को लोन नहीं दिया था, पैसा नहीं था हमारे पास में। अगर लोन मिलता तो शायद हम 10 साल और ना करते। लेकिन इन्होंने जो वो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए, पहले छोटे लेवल पर इंट्रोड्यूस किए, फिर जब ये देखा कि उसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो उन्होंने पूरे इकोनॉमी पे ऐसे रिफॉर्म्स लागू कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे जो इन्होंने फैसिलिटीज को सेटअप किया, खासकर एजुकेशन, हेल्थ, लैंड रिफॉर्म्स, और जो सब कुछ सरकार के द्वारा केंद्रित था उसको अलग अलग दिशाओं में बांट दिया, यानी कि प्राइवेटाइज कर दिया। उससे इनको बहुत फायदा मिला, क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त है, इसीलिए तो वहां पर इतना डेवलपमेंट होता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो इतना प्रोडक्शन कहाँ से होगा? तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज वहां पर बहुत है, एजुकेशन की, हेल्थ की, वैसे एनर्जी, कम्युनिकेशन फास्ट स्केल पर है। कल भी एक जगह पर देख रही थी, वहां पे एक कौन सी नदी है, नहीं क्या नाम है, अभी नाम भूल रही हूँ, वो ऐसी नदी है जैसे ब्लीडिंग रिवर है। वहां पे इतना गंद निकलता है, क्योंकि वहां पर वो जो गंद है ना, जो इतना इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो सारा उसमें एमिट करते हैं, और वो ऐसा लगता है कि जैसे किसी का खून बह रहा है। इतना ज्यादा गंदगी, वो जो ऐसे कलर उसका बन जाता है। तो वहां पर इतना ज्यादा वो बिल्कुल डेस्परेट है वो उसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्शन के लिए। उससे एनवायरमेंट को कितना नुकसान पहुंच रहा है इसको उनको मतलब नहीं है। ठीक है, तो वहां पर जो है
वो बिल्कुल डेस्परेटली लगे रहते हैं अपने प्रोडक्शन में, और इसका उनको बहुत बेनिफिट मिला क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है। और जो रिफॉर्म्स हुए एग्रीकल्चर सेक्टर में, जहां पहले कम्युनल सिस्टम के थ्रू सारा लैंड को कलेक्टेड किया गया, आज भी लैंड कलेक्टेड है, लेकिन उस समय पर गवर्नमेंट के अंदर सारा रहता था। अब उन्होंने क्या किया, प्लॉट्स को लोगों को बांट दिया और उनको सिर्फ सरकार को टैक्सेस पे करने हैं, बाकी सारा का सारा प्रॉफिट वो लोग रखते हैं। तो उससे लोग इनिशिएट हो, जब को प्रॉफिट मिलता है ना किसी काम में, तो आप उससे ज्यादा इनिशिएट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप 12th के बाद में आपको ऐसा बिजनेस समझ में आता है जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप उसमें बूस्ट अप करेंगे ना, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो ऐसे जब लोगों को बेनिफिट मिला कि भैया हमें अपने प्रोड्यूस को हम अच्छा, उससे रिटर्न हमें मिल रहा है, हमें अच्छा पैसा मिल रहा है, तो लोगों ने उसमें ज्यादा अपना ध्यान देना शुरू किया कि जब वो चीज आपकी है, आपको उससे प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करिए। गवर्नमेंट के अंडर होगी तो उस पर ध्यान इतना नहीं देंगे, ठीक है। तो जो वो कल्टीवेशन का लैंड बांटा गया लोगों को, उससे उनको बहुत बेनिफिट मिला। तो ये तो थी हमारे पाकिस्तान की, सॉरी, चाइना की अप्रेजल पॉलिसी स्ट्रेटेजीज। Next is Pakistan. In Pakistan, the reform process led to worsening of all the economic indicators. जब रिफॉर्म हुआ वहां पे तो इंडिकेटर्स और ज्यादा वर्स्ट हो गए। सबसे ज्यादा बेसिक कारण तो यही कि वहां पे वो टेररिज्म को ज्यादा बढ़ावा देते हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो चीज यहाँ पे लिखी नहीं जाती। मैंने बात कही भी थी एडीएस वाले चैप्टर में कि कोई भी गलत बात किसी को बोली नहीं जाती, स्पेशली कहीं पर लिखना हो, माइक पर बोलना हो, किसी को कभी पब्लिकली किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, गलत नहीं कहना चाहिए। कुछ कहना है अलग से बात करिए उससे, है? तो यहाँ पर जो है रिफॉर्म पीरियड के बाद में इंडिकेटर्स और वहां पर वर्सनिंग हो गए, वर्सनिंग मतलब बुरे हो गए। और जहां हमारा ग्रोथ रेट पहले 40% था, वो कितना हो गया 25%। अच्छा, यहाँ पर देखिए रीजंस क्या थे स्लो डाउन उसके ग्रोथ के। पहला कारण ये है कि जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है ना, वो सिर्फ मॉनसून पर डिपेंड है। अगर बारिश वगैरह अच्छी होगी, हार्वेस्ट अच्छी होगी, तो सब जगह पर पैसा ही पैसा है, और अगर नहीं है तो जो है उनके पास प्रॉस्पेरिटी नहीं है फिर, ठीक। हर एक देश के लिए फॉरेन करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। फॉरेन एक्सचेंज समझते क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज जिस भी देश की करेंसी होती है फॉरेन एक्सचेंज के नाम पे। लेकिन पाकिस्तान जो अपनी फॉरेन एक्सचेंज कमाता, पता है कहां से कमाता है? जो उसके बच्चे बाहर जाते हैं काम करने के लिए, या उनको जो अरब कंट्री से रेमिटेंसेस मिलते हैं, सपोर्ट मिलता है। एल्स उनका कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है कि वो वहां से पैसा कमा सके। या फिर कुछ ऐसे हाईली वॉलेटाइल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो कि सिर्फ पाकिस्तान में उगते हैं, शायद जैसे हींग है, नमक है, और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें खजूर है, अनार है, कंधार का अनार बड़ा फेमस होता है। यही चीजें अगर एक्सपोर्ट होती है तो उन्हें पैसा मिलता है या फिर रेमिटेंसेस मिलता है। उसके अलावा उनको कोई बिजनेस नहीं जिससे वो पैसे को अपने कमा सके, ऐसा उनके पास कोई भी जरिया नहीं है। और वो सबसे ज्यादा जो डिपेंड रहते हैं फॉरेन लोन्स पर रहते हैं, और उनको उस लोन की वापसी करने के लिए या उसका इंटरेस्ट पे करने के लिए उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस है। यानी कि कुल मिला के पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा पुअर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो स्टैंड है क्योंकि उसको अरब कंट्री से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। However, during the last few years, Pakistan has recovered its economic growth. कुछ सालों में उसने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को रिकवर किया है, जो कि अब 4.7 से 6.8% तक पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी उसको कुछ खास डेवलप नहीं माना जाता है। वर्ल्ड वाइड वो तो बदनाम है वैसे भी टेररिज्म के लिए। ओके, तो ये तो था हमारा पाकिस्तान की बातें। इंडिया का तो हम सब कुछ पढ़ ही चुके हैं। तो कंक्लूजन्स क्या निकलते हैं? Indian economy performed moderately, but majority of its people still depends on agriculture. Infrastructure is lacking in many parts of the country, and it is yet to raise the standard of living of more than 1/4 of its population that lives below the poverty line. India के लिए पाकिस्तान की क्या बातें हैं? Political instability, over dependence on remittances, and foreign aid, along with the volatile performance of agriculture, are the reasons for the slowdown of the Pakistani economy. हाँ, political instability रहती है। अगर आपकी सरकार स्टेबल नहीं है ना, तो भी आपके रोड रेट गिर जाते हैं, आपके रुपए की कीमत गिर जाती है। ठीक है, जैसे कि अभी कुछ साल पहले की बात है, जब बीजेपी की गवर्नमेंट गिरी थी, शायद 1999 में, तुरंत हमारे रुपए की कीमत गिर गई थी। किसी भी देश की जब सरकार में इंस्टेबिलिटी रहती है तो वहां के रुपए की कीमत कमजोर हो जाती है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने कोशिश करी है अपने जीडीपी को बढ़ाने की, लेकिन अभी भी रिजल्ट्स उतने नहीं हैं।
इन चाइना द लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इम्प्लीकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर मेजर कंसर्न। वहां पे कोई और पार्टी नहीं रूल करती है, पाकिस्तान चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी रूल करती है। इलेक्शन जरूर होते हैं, क्या बात है, सीधे बैठिए, इलेक्शन जरूर होते हैं, लेकिन वो भी क्या होते हैं, एक ही कोई उनका विरोधी नहीं होता है। एंड however in the last 3 decades market system using without losing political commitment and sustained raising level of growth along with the elevation of poverty, China has used a market mechanism to create additional social and economic opportunities by retaining collective ownership of land and allowing individuals to cultivate land. China has ensured social security in rural areas. Okay, वहां पर पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, ना पढ़ाई में, ना एक्सपोर्ट्स में, ना इंफ्रास्ट्रक्चर में, ना ही गुड्स की प्रोडक्शन में। पूरी दुनिया में उसके सामान बिकते हैं, और चाइना के गुड्स भी ऐसे खराब भी नहीं होते हैं, अच्छे भी होते हैं, जैसे मोबाइल्स ही हैं, वीवो, ओप्पो, शॉमी, ये सब चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे कई बार चाइना की मार्केट को खराब करा जाता है खुद से ही खराब प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके, लेकिन चाइना का सामान वाकई में अच्छा भी होता है, सस्ता भी होता है, प्रोडक्शन बहुत मासिव स्केल पर करा जाता है। तो ये सब थे हमारे कंक्लूजन्स। बाकी आपने यहाँ पे अप्रेजल स्ट्रेटजीज तक इस चैप्टर को आपने कंप्लीट करना है।